आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सचमुच हमारे पैरों के नीचे है, मिट्टी। हाँ। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो बताते हैं कि भारत की मिट्टी की कहानी में ही देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के कई राज छुपे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ धूल और पत्थर नहीं है, ये एक जिंदा चीज है, एक एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम। सही। और इससे पहले कि हम ये देखें कि इसे बर्बाद होने में कितना कम समय लगता है, ये याद रखना जरूरी है कि इसको बनने में सदियां लग जाती हैं। सदियां, हाँ। ये प्रक्रिया ठोस चट्टानों से शुरू होती है, जिन्हें हवा और पानी हजारों साल तक तोड़ते हैं। फिर उसमें सड़ते हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं, तब जाकर कहीं ऊपरी सतह की कुछ इंच उपजाऊ मिट्टी बनती है। यानी ये एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो इंसानी समय सीमा पर घट रही है। और आज की हमारी चर्चा इसी कीमती चीज के बनने और बिगड़ने की कहानी पर है। जी। स्रोत बताते हैं कि हम दो कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण प्रकार की मिट्टी से शुरू करेंगे, लवणिया और पीठ मृदा। फिर हम एक बड़ी और गंभीर समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन। बिल्कुल। हाँ। और हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी अच्छी नीयत से उठाए गए कदम भी मतलब अनपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। अच्छा। चलिए, लवणिया यानी खारी मिट्टी से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के लवण। हाँ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे लवण। और ये नमक पौधों को बढ़ने नहीं देता। स्रोत में जिक्र है कि यह प्राकृतिक रूप से गुजरात के कच्छ के रण जैसे इलाकों में मिलती है, जो जो समझ आता है क्योंकि वो समुद्र के पास है। हाँ, वो तो लॉजिकल है। लेकिन जो बात मुझे चौंका रही है वो ये है कि यह समस्या पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी बढ़ रही है, जहाँ की जलोढ़ मिट्टी तो भारत में सबसे उपजाऊ मानी जाती है। ये कैसे हो रहा है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक विरोधाभास है। भारत का अन्न का कटोरा कहलाने वाला क्षेत्र अनजाने में अपनी ही सबसे कीमती संपत्ति, अपनी उपजाऊ मिट्टी को जहर दे रहा है। अरे वाह। इसकी जड़ें हरित क्रांति से जुड़ी हुई हैं। ज्यादा पैदावार के लिए सस्य गहनता को अपनाया गया। सस्य गहनता, इसका मतलब है एक ही जमीन के टुकड़े पर साल में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाना। एक के बाद एक। हाँ। स्रोत के अनुसार पंजाब की सस्य गहनता पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। मतलब एक ही खेत में साल में 4 या 5 फसलें तक ले ली जाती हैं। और इतनी फसलों के लिए पानी भी बहुत बहुत ज्यादा चाहिए। इसी को कहते हैं अतिरेक सिंचाई या ओवर इरिगेशन। ज्यादा सिंचाई। जब खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भरा जाता है तो ये पानी जमीन की निचली परतों में जो नमक जमा है उसे घोलकर केशिका क्रिया के जरिए सतह पर ले आता है। कैपिलरी एक्शन। अच्छा। हाँ, पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक की एक सफेद परत मिट्टी के ऊपर रह जाती है। अरे वाह। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी धीरे धीरे बंजर नमक के मैदान में बदल जाती है। स्रोत में इसके कुछ स्थानीय नामों का भी जिक्र है, रेह, कल्लर, उसर। जी। क्या ये सिर्फ अलग-अलग क्षेत्रों के नाम हैं या इनकी गंभीरता में भी कोई फर्क है? ज्यादातर ये क्षेत्रीय पर्यायवाची ही हैं। ये नाम मिट्टी की उस अवस्था को दर्शाते हैं जब उसकी उत्पादकता लगभग खत्म हो चुकी होती है। मतलब किसान के लिए तो ये बहुत ही। सोचिए, एक किसान के लिए ये कितना दर्दनाक होगा कि उसकी हरी भरी जमीन सफेद और बेजान हो जाए। क्या इसका कोई समाधान है या एक बार मिट्टी खाली हो गई तो मतलब हमेशा के लिए बेकार? नहीं, सौभाग्य से इसका एक रासायनिक समाधान है। स्रोत बताते हैं कि इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट? हाँ, वही। जिप्सम एक तरह से मिट्टी के लिए केमिकल रीसेट बटन का काम करता है। अच्छा। ये मिट्टी के कणों से हानिकारक सोडियम को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है और सोडियम पानी में घुलकर बह जाता है। और जमीन फिर से खेती के लायक हो जाती है? हाँ, इसके बाद जमीन फिर से धान, गन्ना, अमरूद और आंवला जैसी मतलब जो नमक सहने वाली फसलें हैं, उनके लिए तैयार हो जाती है। तो ये एक ऐसे अच्छे खेत की कहानी है जो इंसानी गतिविधियों के कारण खराब हो गया। लेकिन उन मिट्टियों का क्या जो शुरू से ही थोड़ी मुश्किल होती हैं? मेरे ख्याल से पीट एवं जैव मृदा इसी श्रेणी में आती है। बिल्कुल। ये मिट्टी उन डेल्टा क्षेत्रों में बनती है जहां भारी बारिश और पानी का जमाव रहता है। जैसे केरल, उत्तराखंड या सुंदरवन। जी बिल्कुल। लगातार पानी में डूबे रहने के कारण यहाँ पेड़ पौधों के अवशेष पूरी तरह सड़ नहीं पाते और मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, लगभग 40-50% तक। और स्रोत में एक बहुत ही अनोखी बात लिखी है कि इसका रंग नीला होता है। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, मिट्टी तो भूरी, काली या लाल होती है, नीली क्यों? इसकी वजह दिलचस्प है।
पानी में डूबे रहने के कारण इन मिट्टियों में ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। अच्छा। इस ऑक्सीजन रहित माहौल में लोहा अपने फेरिक रूप में नहीं बदल पाता, जिससे लाल भूरा रंग आता है, बल्कि फेरिस आयरन के रूप में रहता है, जिसका रंग नीला हरा सा होता है। तो मतलब ये नीला रंग इस बात का संकेत है कि मिट्टी का दम घुट रहा है? एक तरह से कह सकते हैं कि वो सांस नहीं ले पा रही। ये तो कमाल की जानकारी है। तो उस नीले रंग का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, एक चेतावनी है। सही। और ऐसी मिट्टी मैंग्रोव वनस्पति के लिए सबसे अच्छी होती है, जो ऐसे ही पानी भरे कम ऑक्सीजन वाले माहौल के आदी होते हैं। सही कहा। अब यहीं से हम अपनी चर्चा को एक बड़ी समस्या की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है। हमने देखा कि मिट्टी अनुपजाऊ कैसे होती है। स्रोत में इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मृदा अवकर्षण। हाँ, सॉइल डिग्रेडेशन, ये शब्द मैंने पढ़ा। स्रोत में इसकी तुलना भी बहुत अच्छी की गई है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये उस छात्र की तरह है जो पूरे जोश के साथ बड़े शहर में पढ़ने आता है, लेकिन धीरे धीरे बुरी संगत में पड़कर उसकी पढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह जब गलत कृषि पद्धतियों या रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम हो जाती है, तो उसे मृदा अवकर्षण कहते हैं। ये मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ने जैसा है। हाँ। और अगर अवकर्षण मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ना है, तो मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन, तो शरीर का अंग कट जाने जैसा है। वाह, आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। ये सिर्फ गुणवत्ता में कमी नहीं, बल्कि मिट्टी की सबसे कीमती ऊपरी परत का भौतिक रूप से नष्ट हो जाना है। बिल्कुल, यही वो ऊपरी परत है जिसे बनने में सदियां लगती हैं और जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। इसका विनाश ही मृदा अपरदन है। इसके कारण क्या है? इसके कई जाने पहचाने कारण हैं, जैसे अंधाधुंध पशुचारण या वनों की कटाई। लेकिन स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट कारण पर ध्यान दिलाता है, झूम कृषि। झूम कृषि, मैंने हमेशा इसे स्लैश एंड बर्न या स्थानांतरित कृषि के नाम से सुना है। क्या ये उतना ही विनाशकारी है जितना इसका नाम लगता है? इसमें थोड़ी गहराई है। ये मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा अपनाई जाने वाली एक परंपरागत पद्धति है। वे जंगल के एक हिस्से को काटते हैं और जलाते हैं। उस राख मिली जमीन पर वे 2-3 साल तक बिना किसी रासायनिक खाद की खेती करते हैं। फिर जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो वे उस जगह को छोड़कर जंगल में कहीं और यही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो समस्या ये है कि वे उस जमीन को प्राकृतिक रूप से ठीक होने का समय नहीं देते। बिल्कुल। जब तक जनसंख्या कम थी और जंगल बहुत ज्यादा थे, तब तक ये एक टिकाऊ तरीका था। अच्छा। जमीन को दोबारा हरा भरा होने के लिए 15-20 साल मिल जाते थे। लेकिन अब जनसंख्या के दबाव के कारण ये चक्कर बहुत छोटा होकर 3-5 साल का रह गया है। ओह, तो जमीन ठीक हो ही नहीं पाती और वो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जिससे जंगल और मिट्टी दोनों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि मृदा अपरदन कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये एक धीमी गति की आपदा है जो कई चरणों में होती है। हाँ, और इन चरणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि समस्या को शुरुआत में ही पकड़ा जा सके। ये एक मासूम सी बारिश की बूंद से शुरू होता है। बूंद से? हाँ, पहला चरण है बूंद अपरदन या स्प्लैश इरोजन। जब बारिश की बूंद नंगी जमीन पर गिरकर मिट्टी के कणों को ढीला कर देती है। अच्छा। दूसरा चरण है परत अपरदन या शीट इरोजन। जब बारिश का पानी एक पतली चादर की तरह बहता है और अपने साथ उन ढीले कणों की पूरी परत को बहा ले जाता है। ये इतना धीमा होता है कि किसानों को पता भी नहीं चलता। और फिर हालात और बिगड़ते हैं। हाँ, तीसरा चरण है रील अपरदन, रिल इरोजन। अब पानी छोटी छोटी नालियों में बहना शुरू कर देता है। ये नालियां खेत में उंगलियों जैसी दिखती हैं। यहाँ तक भी शायद इसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, यहाँ तक भी समस्या को सामान्य जुताई से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो आता है चौथा और सबसे विनाशकारी चरण, अब नाली का अपरदन। गुली इरोजन। हाँ, अब वो छोटी नालियां गहरी और चौड़ी होकर बड़े बड़े खड्डों या बीहड़ों में बदल जाती हैं। चंबल घाटी के बीहड़, स्रोत कहता है कि वो इसी अवनालिका अपरदन का नतीजा है। जी हाँ। वो तस्वीरें जो हम फिल्मों में देखते हैं, वो किसी नदी ने नहीं बल्कि बारिश के पानी द्वारा धीरे धीरे जमीन को काटने से बने हैं। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। बिल्कुल, ये उस प्रक्रिया का अंतिम लगभग अपरिवर्तनीय अध्याय है। और पांचवा चरण धारा चैनल अपरदन है, जब नदी खुद अपने किनारों को काटना शुरू कर देती है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। मतलब जो एक बूंद से शुरू हुआ था, वो पूरे भूदृश्य को बदल कर रख देता है। ये सब सुनकर तो बहुत निराशा होती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इस विनाश के चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है और सबसे कारगर और सरल उपाय है वृक्षारोपण
पेड़ लगाना। हाँ, पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक जाल की तरह कसकर पकड़ लेती हैं और उसे पानी या हवा के साथ बहने से रोकती हैं। और पत्तियां भी बचाती हैं जमीन को। हाँ, पत्तियां बारिश की बूंदों की सीधी चोट से जमीन को बचाती हैं। और इसके अलावा अत्यधिक पशुचारण और झूम कृषि जैसी प्रथाओं को नियंत्रित करना भी जरूरी होगा। लेकिन स्रोत में 2 और दिलचस्प समाधानों का जिक्र है जो मुझे बहुत व्यवहारिक लगे। कौन से? कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी। ये सिर्फ जंगल लगाने से कुछ अलग है ना? हाँ, ये संरक्षण को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने का तरीका है। कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि किसान अपने खेतों में फसलों के साथ साथ पेड़ भी उगाएं। जैसे गेहूं की फसल के साथ खेत की मेड़ पर पॉपुलर या सफेदे के पेड़ लगा देना। इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है और मिट्टी का संरक्षण भी। ये तो बहुत समझदारी की बात है, लेकिन क्या इससे किसानों की मुख्य फसल की पैदावार पर असर नहीं पड़ता? मतलब क्या पेड़ फसल का सारा पानी और पोषक तत्व नहीं ले लेते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसीलिए इसमें सही पेड़ों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पेड़ चुने जाते हैं जिनकी जड़ें गहरी हों और जो फसल के साथ पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा न करें। अच्छा। बल्कि कई पेड़ तो नाइट्रोजन फिक्सिंग के जरिए मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। और दूसरा तरीका सामाजिक वानिकी? दूसरा तरीका है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। इसका मतलब है जब गांव के लोग मिलकर अपनी सामुदायिक, पंचायती या सरकारी खाली पड़ी जमीन पर पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। इससे ईंधन, चारा, लकड़ी ये सब जरूरतें भी पूरी होती होंगी। बिल्कुल, और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। तो ये जमीनी स्तर के उपाय हुए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या रणनीति है? क्या हमारे पास कोई ठोस नीति या लक्ष्य है? हाँ, बिल्कुल है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति, जिसमें 1988 में संशोधन किया गया, उसके अनुसार हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से को वनों से ढकना है। 33%? हाँ। और पहाड़ों के लिए ये लक्ष्य और भी ज्यादा है शायद? हाँ, पहाड़ों में ये लक्ष्य 60% और मैदानी इलाकों में 20% रखा गया है। 33%? ये एक बड़ा लक्ष्य है। हम अभी कहाँ हैं? हम अभी भी इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 24.56% भूभाग पर ही वन और वृक्षावरण है। और इसमें भी राज्यों के बीच बहुत असमानता है। स्रोत बताता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक पेच है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जरूर है, लेकिन ये उसके अपने कुल क्षेत्रफल के 33% के राष्ट्रीय लक्ष्य से अब भी कम है। ओह, अच्छा। वहीं हरियाणा जैसे राज्यों में वन आवरण सबसे कम है। तो चुनौती सिर्फ कुल क्षेत्रफल बढ़ाने की नहीं, बल्कि इसका समान वितरण सुनिश्चित करने की भी है। तो आज हमने खारी मिट्टी के रसायन शास्त्र से लेकर अपरदन के भौतिक विज्ञान और राष्ट्रीय वन नीति तक का सफर तय किया। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सब कुछ आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। पंजाब में ज्यादा सिंचाई का असर वहां की जमीन पर पड़ता है और पूर्वोत्तर में पेड़ों की कटाई चंबल जैसे बीहड़ बनाने में योगदान दे सकती है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। मिट्टी कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक बहुत ही गतिशील और नाजुक प्रणाली है। सही। अपरदन के वो 5 चरण इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं कि कैसे बारिश की बूंद जैसी एक छोटी सी नजरअंदाज की गई समस्या समय के साथ एक स्थायी और विनाशकारी नुकसान में बदल सकती है। इन स्रोतों के आधार पर हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। आज हमने ज्यादातर मिट्टी के नष्ट होने पर बात की जी, लेकिन शुरू में आपने इसके बनने का जिक्र किया था। तो सवाल ये है, प्रकृति को उस कीमती ऊपरी मिट्टी के सिर्फ 1 इंच परत बनाने में, जिसे हम कुछ ही सालों में खो देते हैं, आखिर कितना समय लगता है? सैकड़ों या हजारों साल? शायद ये समय सीमा ही हमें संरक्षण की तात्कालिकता को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करेगी।